देख सकते हैं राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश अचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नागपुर में आरएसएस के 25 सितंबर 2025 में 100वीं वर्षगांठ जो है वो मनाएंगे। 4 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित हार को देखकर वो विचलित भी हुए और योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे बड़ी सुर्खियों में है। दत्तात्रेय होसबोले ने मथुरा में जो 10 दिन का शिविर लगा था मोहन भागवत और आरएसएस का, उसमें भी उसकी पुष्टि कर दी कि बटोगे तो कटोगे के नारा जो नए पोस्टर बॉय हिंदुत्व के हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो बिल्कुल ठीक है और इसमें संघ के और बाकी लोगों की सहमति भी जताई गई है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी योगी आदित्यनाथ की ने संघ की मांग में सिंदूर भर दिया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर अगला कोई दिल्ली के सरकार, दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है उसका दावेदार है तो योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि वो पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी प्रशासन पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर अच्छी पकड़ है। हिंदुत्ववादी सोच रखते हैं, गाय से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज के जिनके आपराधिक बैकग्राउंड रहे हैं उनको जेल में डालने से या उनको प्रताड़न करने से वो बिल्कुल गुरेजते नहीं हैं। तो ये बटोगे तो कटोगे का नारा जो है वो सिरन पैदा करने वाला है। इसकी सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में नजर आती हैं। भाजपा को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की युति की वजह से लोकसभा में धूल चाटनी पड़ी थी और अब संघ जो है योगी आदित्यनाथ के साथ जो 9 विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन है। असम में, झारखंड में एनआरसी को लेकर हेमंत सर्वा बिस्वा शर्मा ने भी एक बड़ी उत्तेजना भरी स्टेटमेंट या भाषण कल दिया है। राकेश अचल जी, ये सारा मामला क्या है और योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का नया पोस्टर बना के संघ परिवार फिर से अब चुनावी मैदान में भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जो 2024 में भाजपा के 400 पार के नारे या जेपी नड्डा के हम सक्षम हो चुके हैं के नारे से विचलित था, पर अब वो बिल्कुल मैदान में डट गया है और समझिए आक्रामक रूप में दिखाई दे रहा है। राकेश अचल जी। धन्यवाद आदित्य जी। देखिए, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक इसलिए हो गया है कि जैसे जैसे किसी संगठन की या राजनीतिक दल की उम्र बढ़ती है तो उसके अनुभव बढ़ते हैं और वो उसके आधार पर भविष्य की रणनीति तय करता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आरएसएस 99 साल में चल रहा है और सितंबर 25 में आप देखेंगे कि 100 साल का हो जाएगा। लेकिन इस समय आरएसएस वो आरएसएस नहीं है जो 1925 में बना था, वो आरएसएस भी नहीं है जो 1940 में गुरु गोलवलकर के समय का था, और वो आरएसएस भी नहीं है जो देवव्रत साहब के समय में हुआ करता था। आज का आरएसएस सम्मिश्रण है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का और हिंदुत्व का। तो आप देखिए, जो सपना 1925 में आरएसएस ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए और वो लड़ाई लड़ने के लिए संघ के तर्कस में जितने तीर थे वो सब चल चुके हैं। राम मंदिर बन गया, पहले 1980 से लेकर और 2014 तक उन्होंने राम मंदिर चलाया। ध्रुवीकरण की कोशिशें की, हर राज्य में कोशिश की और हर हिंदूवादी दल के साथ उनके कोशिश की। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ लंबा उनका सहयोग रहा, लेकिन जिस रफ्तार से अश्वमेध रथ इनका जो घोड़ा है वो दौड़ना था वो नहीं दौड़ पाया। और 2024 का भी आपने जिक्र किया ही कि जो आम सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संघ की पुरजोर कोशिश के बावजूद भी अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य चेहरा था माननीय मोदी जी, जो अभी भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी तो पराजय थी ही, लेकिन ये संघ की सबसे बड़ी पराजय थी। इसकी वजह यह है कि संघ ने लगातार मेहनत करके, आप देखेंगे देवव्रत साहब के टाइम में जो मेहनत हुई 1994 तक,
उसका प्रतिफल ये मिला कि 1994 से और 2000 के बीच में जब रज्जू भैया इस संघ के हेड होते थे, सुप्रीमो होते थे, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के में एक गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी, अटल जी उसके प्रधानमंत्री बने। तो उनके सपनों में एक हल्का सा रंग भर गया था और वो बड़े खुश थे, लेकिन वो सपना बड़ी जल्दी टूट गया, कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। आपातकाल में उन्होंने जो मेहनत की थी वो भी धराशायी हो गई, और आप देखेंगे एक लंबी प्रतीक्षा के बाद वो 2014 में फिर से सत्ता में लौटे, और उसमें बहुतायत मेहनत जो थी संघ के लोगों की थी। लेकिन 2024 में जो हुआ उससे संघ टूट गया है, और संघ में अब वो स्थितियां नहीं है जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हम लोगों ने देखी हैं। अब संघ का जो दत्तक पुत्र होता है राजनीतिक संगठन, पहले जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी, अब वो बड़ा हो गया है, वो भी 44 साल का युवा है। तो अब वो संघ के नियंत्रण में रहने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने ढंग से काम कर रहा है, भले ही उसको पराजय हुई, धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं कि वो संघ को सेंचता नहीं है, यानी संघ के अनुशासन में रहने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात प्रमाणित हुई, आपको याद होगा पिछले चुनाव के बाद में माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। तो इस घटना के बाद से हमारे डॉक्टर मोहन भागवत जो अभी मौजूदा सुप्रीमो है बहुत टूटे हुए हैं, और अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो अपनी इस लड़ाई को आगे कैसे जारी रखें। हिंदुत्व का जो हिंदू राष्ट्र जो बनाना है उस खाके को और उस लड़ाई को जारी कैसे रखें। कार्यकर्ता टूट रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जो सत्ता लोलुपता आ गई वो आ गई है। अब संघ के ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, जो बेचारे पाँव में चक्कर रहता था और चने और गुड़ खा के अपना काम करते थे, अब उन्हें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए। तो ऐसे में जब उनकी नाव डूब रही थी और डूबती दिखाई दे रही है, अभी भी कोई उभरी नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ ने जो जुमला दिया है कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये बड़ा धारदार साबित हुआ, और उन्होंने इसको बिना कुछ सोचे समझे ग्रहण ही नहीं कर दिया बल्कि आत्मसात कर लिया। मथुरा में तो होश बोले साहब ने केवल इसका एक तरह से पुष्टि की थी कि हाँ हम इस नारे पर लड़ेंगे, लेकिन ग्वालियर में भी अभी मथुरा जैसे चिंतन चल रहा है आरएसएस के तमाम अनुसांगिक संगठनों का। मोहन भागवत साहब यहाँ पिछले 5 दिन से डेरा डाले हुए हैं, तो वहां भी यही नारा पूरी तीव्रता के साथ जितने भी अब चुनाव होंगे 2029 तक, विधानसभाओं के चुनाव हो या उपचुनाव हो, सब में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इससे समाज में जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया थी जो ठहर गई थी उसमें एक नई गति आई है, सिहरन भी पैदा हुई है। आपने जैसा कहा सिहरन हुई है उस दूसरे तबके में जो इनके निशाने पर 1925 से है। ये 1925 से 1947 तक इनकी कोशिश थी कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन महात्मा गांधी का करो या मरो का नारा उस पर भारी पड़ा, और वो भारत एक धर्मनिरपेक्ष और एक संप्रभु राष्ट्र बना। तो ये अब इनका एक तरह से आप ये कहेंगे ये शरणम गच्छामी हो गए हैं, योगी जी के हो गए हैं। योगी इनकी शरण में नहीं आए हैं, अब संघ के प्रमुख जो है वो योगी की शरण में पहुंच गए। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो आपने महात्मा गांधी की बात की, उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने एक नारा जुड़ोगे तो जीतोगे का भी दिया है, जो इस नारे को चैलेंज करता है। ये नारा ऐसा लगता है कि उम्मीदों का है, क्योंकि अगर लोग जुड़ेंगे, देश तो जुड़ने की ही बात करेगा, देश तो तोड़ने की बात नहीं कर सकता। और बांटोगे का नारा जो है वो तो खंडित करने वाला नारा होता है, और जोड़ने वाला नारा जो है वो तर्कसंगत भी होता है और सबको समावेशी राजनीति का एक आप कह सकते हैं धुरी है इस तरीके की। पार्टी समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लगाकर पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का फॉर्मूला तैयार करती है। उसके बाद उस फॉर्मूले के द्वारा लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाता है। 37 सीटों पर सक्सेस मिलती है। 31 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आती हैं, 6 सीटें कांग्रेस के पास आती हैं, जबकि 2019 इलेक्शन में आपने देखा था कि मात्र 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। उपचुनाव में इन दोनों नारों का परीक्षण भी होना है। बटोगे तो कटोगे चलेगा 9 विधानसभाओं में जहां इलेक्शन है, योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, या फिर जोड़ोगे और जुटोगे नारे से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इसमें इलेक्शन नहीं लड़ रही है पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, और इसीलिए जुड़ोगे तो जीतोगे वाली बात जो है वो
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने की है। अब ये देखना बाकी है कि कौन कितना घातक साबित होगा या मारक साबित होगा। हालांकि संघ की मांग में सिंदूर उधार का ही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो संघ के हैं नहीं। वो तो हिंदू महासभा से आते हैं, एक मठ के मठाधीश हैं, और पॉलिटिक्स में वो गोरखपुर के मठाधीश होने के नाते पॉलिटिकल उनका करियर शुरू हुआ, और बाद में धीरे धीरे अब संघ से नजदीकियां उनकी बन गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो संघ के कार्यकर्ता भी रहे, बहुत समय तक प्रचारक भी रहे, और इलेक्शन कैंपेनिंग में संघ को रिप्रेजेंट भी करते रहे। पर अब क्योंकि वो प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनका कारभार ज्यादा बढ़ गया है, और अदानी और अंबानी और कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते कहीं ना कहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संघ से थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? क्या योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस देश के? अगर मान लीजिए ये 9 उपचुनाव में उनको जीत मिल जाती है और अगली टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ दावेदार रहेंगे प्रधानमंत्री पद के? सिंह साहब, वैसे तो ये एक काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं देश में, उसमें योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से हिंदूवादी आंदोलन को गति दी है, ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है, उससे लगता है कि अब माननीय जो हमारे मोदी जी हैं, उनके दिन लग चुके हैं। उम्र भी उनकी पूरी हो गई है, 74-75 साल के हो गए हैं। अब अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसमें मुझे बहुत संदेह है। हो सकता है कि इस बीच में आरएसएस और भाजपा मिलकर के नया कोई नेता चुन ले, और वो नया नेता संभावनाओं में योगी आदित्यनाथ ही आते हैं। उसकी जी। वजह से ये है कि योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा कि 2023 से लेकर अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, संघ के नेताओं से भी ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ज्यादा। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो हैरानी की बात यह है कि वहां 2.5 साल से भाजपा और शिवसेना एक शिंदे ग्रुप गुट के साथ में सरकार में है, बावजूद वहां के मुख्यमंत्री के, वहां के उप मुख्यमंत्री के पोस्टर नहीं लगे, लेकिन योगी जी के पहले लगे। यानी सीधे सीधे ये है कि अब आरएसएस ने ये मान लिया है कि हिंदुत्व की लड़ाई के लिए जब तक कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं आता है, तब तक योगी आदित्यनाथ का दिया नारा बटोगे तो कटोगे ही असरकारी होगा, और इससे ही जो भी नफा नुकसान है वो होगा, उसका निर्णय हो जाएगा चुनावों के बाद में। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इस नारे के बाद से, देखिए, ये ऐसा नारा तो 1925 में भी था, इसी संघ का था, लेकिन तब इतना कठोर ढंग से उन्होंने ये बात नहीं की थी। वो दबे रूप से हिंदुओं को संगठित करने का काम करते थे। लेकिन 2024 की पराजय के बाद इनकी स्थिति, जैसे कहते हैं ना, घायल शेर कह लें या जख्मी कोई भी जानवर कह लें, उसकी हो गई है, दोगुना ज्यादा उत्तेजना बढ़ गई है। और उसको देखते हुए अब देखिए, जो हमारे मोहन भागवत साहब हैं, उनके भी कार्यकाल के 14 साल पूरे हो गए हैं। इनके यहाँ संघ में ये परंपरा है कि या तो आदमी आजीवन नेतृत्व देता है, या वो बीमार हो जाए, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए तो पद छोड़ देता है। लेकिन डॉक्टर भागवत में अभी ऐसी मुझे कोई स्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं, तो वो जो हो सकता है कि वो आने वाले 10 साल तक भी संघ को नेतृत्व दें। और उनके अंदर भी जो एक थिकनेस है हिंदुत्व को लेकर के, वो लगातार बढ़ रही है। उनके अंदर भी देवरस की आत्मा और गोलबलकर की आत्मा प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। अब वो उतने मीठे नहीं बोलते हैं, फर्क सिर्फ इतना हुआ है, अगर आप पूरा अध्ययन करें पांचों छह जो सरसंघ चालक रहे हैं, कि ये थोड़ा सा रंग बदलने वाले सरसंघ चालक हैं। ये कभी आरक्षण पे कुछ बोलते हैं, तो कभी उस आरक्षण के खिलाफ खड़े होते हैं, कभी पक्ष में खड़े होते हैं, कभी मुसलमानों को कहते हैं देश से बाहर निकाल दो, कभी कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारे ही आदमी है, कभी जनसंख्या पर बात करते हैं कि हिंदुओं से कहते हैं 8-8 बच्चे पैदा करो, कभी कहते हैं नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं, सबको सबका भाग मिलेगा। तो इस तरीके से ये इनका जो ढुलमुल चरित्र बना है, उसने भी संघ के लोगों को निराश किया है। और संघ में ज्यादातर लोग कौन है? जो लोग भाजपा में सक्रिय हैं वही लोग हैं। तो दोनों तरफ निराशा है, इनके संघ में और राजनीतिक संगठन में जो निराशा का स्तर बढ़ा है, उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव हार गए, धारा 370 हटा दी थी, उसके बाद भी 4 साल 5 साल वहां राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लगा। हरियाणा में
मशीनों ने और मशीनरी ने बेईमानी करके इन्हें सत्ता में पहुंचाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं चला। उत्तर प्रदेश के जो पहले उपचुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को और संघ को मात खानी पड़ी। और मुझे लगता है कि ये चुनाव अभी नवंबर 20 को होने वाले हैं, इसमें भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बहुत कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भले ही बड़ा सुशासन और बड़ा अनुशासन वाला जुमला उछाला हो, लेकिन एक बहुत बड़ा समाज है जो उनसे आतंकित है, उनसे डरा हुआ है। और आतंक की जो परिणति होती है वो असंतोष में होती है। तो ये चुनाव मुझे लगता है कि ये योगी जी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होंगे। लेकिन योगी जी का नारा अगर महाराष्ट्र और झारखंड में चल गया तो उम्मीद बनती है कि वो आगे के भविष्य के जो नया दशक शुरू होने वाला है उसके नेता संघ के भी हो सकते हैं और भाजपा के भी हो सकते हैं, क्योंकि अब वो प्रचारक नहीं है इसलिए संघ में तो उन्हें पद नहीं मिलेगा। लेकिन भाजपा के संगठन के वो हेड हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2029 में हो सकते हैं। तो उनका भविष्य उज्जवल है। उनकी उम्र भी कम है, ऊर्जा का स्तर भी उनका बाकी के नेताओं से ज्यादा है। और वो अभी तक तो उनके ऊपर जैसा मोदी जी को लेके तमाम तरह की चर्चा है कि वो फैशनेबल प्रधानमंत्री हैं, दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं। ऐसा योगी के साथ नहीं है, वो जैसे थे वैसे हैं। वो अपनी लुंगी और उसमें रहते हैं, कुर्सी में तो रहते हैं। 10 साल के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी उन पर अभी तक इस तरह का आरोप नहीं लगा कि वो बहुत भ्रष्ट हैं या उन्होंने बहुत ज्यादा अपना धन अपने लिए कमा लिया है। वो भी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके पिता की देहांत हो गई है, माँ है, लेकिन वो कभी घर नहीं जाते। तो बहुत सी सामंजस्य जो सामने है वो मोदी में और उनमें है। लेकिन अब वो मोदी से ज्यादा कठोर मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये पक्ष जो है वो उनके लिए पॉजिटिव हो रहा है। और संघ की मजबूरी है कि वो उनकी पालकी को कंधा दे। अगर संघ ऐसा नहीं करेगा तो फिलहाल मोदी के बाद मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं दिखता, क्योंकि अमित शाह साहब को अगर आप नंबर 2 माने तो वो भी विवादास्पद हो गए हैं। कनाडा ने उन पर ही आरोप लगा दिया, अभी हाल में आपने देखा होगा कि वो फला फला के हत्या में शामिल हो गए, तड़ीपार रह भी चुके हैं, अदालत से बाद में मुक्त हो गए। तो उनके लिए संभावनाएं कम है। और बटोगे और करोगे का नारा देने वाले योगी के लिए संभावनाएं लगातार बढ़ रही। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड है कि महाराष्ट्र के आगामी चुनाव में 26 रैलियां उनकी प्लान है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश क्या, झारखंड क्या, पूरे देश में उनके बुलडोजर बाबा के नाम से और जेसीबी जो उन्होंने जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों को जिस तरीके से उन्होंने रौंदा या किया, मामला तो गंभीर है। इस पे चर्चा तो एक अलग प्रोग्राम की भी बनती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पर मुझे लगता है कि ये पोलराइजेशन और मराठा ओबीसी वोट को हथियाने की पूरी जो है वो कोशिश सांप्रदायिकता और जातवाद के आधार पे की जाएगी। हालांकि ये करना कितना उचित है भारत के लोकतंत्र में या भारत के प्रजातंत्र में, ये सवाल तो हम उन पर छोड़ देते हैं जो लगातार इन लोगों को वोट देते रहे हैं। पर आगामी चुनाव में चैलेंज काफी है। जिस तरीके से शिवसेना के दो फाड़ किए गए, एनसीपी के दो फाड़ किए गए और उनको आपस में ही लड़ा दिया गया, कहीं इनकी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है और योगी आदित्यनाथ के वहां कैंपेन करने से कितना उनको फायदा मिलेगा ये तो इलेक्शन रिजल्ट से पता लगेगा। आज की महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए राकेश अचल जी और इस लेख को प्रकाशित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।